Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. This is my lecture 11 for class 9th, and in this video I will be discussing about topics Rutherford's model of atom and Bohr's model of atom. ठीक है. So in my previous video I discussed about Rutherford's alpha scattering experiment. So on that basis Rutherford then put forward his model. ठीक है. So वही मॉडल हम पढ़ेंगे कि उसने कैसे अपना जो एटम का मॉडल है वो दिया, क्या पोस्टर्स बोले, उसने क्या बोला कि एटम कैसा है. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. इट वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल. तो आप ये ऑब्जेक्टिव आता है अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड गोल्ड फॉयल. आप याद रखना क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड ने कौन से पार्टिकल्स का यूज़ किया इन हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. सो दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स. एंड व्हाट आर अल्फ़ा पार्टिकल्स? दीज आर पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स. पॉजिटिवली कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं? इसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. मास इसका होता है 4 यूनिट्स, दैट इज़ द मास ऑफ हीलियम. सो दिस अल्फ़ा पार्टिकल इट रिजम्बल्स इन मास, जो है ये रिजम्बल होता है हीलियम के साथ. ठीक है. सो उसने इन्हीं की बम्बार्डमेंट की किस मेटल पे? गोल्ड फॉयल पे. गोल्ड फॉयल जो बहुत ही थिन उसने लिया था, तो उसने उसका अपना एक्सपेरिमेंट फिर किया था. सो उसी बेसिस पे उसने अपना एक मॉडल दिया. ठीक है. सो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन क्या क्या की थी जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था. तो कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस उसने देखी थी. ठीक है. क्या क्या उसने ऑब्जर्व किया था. तो जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी थिन गोल्ड फॉयल पे, तो उस टाइम पे उसने ऑब्जर्व किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड विदाउट एनी हिंड्रेंस. ठीक है. तो उसने देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो वो पास हो रहे हैं उस थिन गोल्ड फॉयल से. ठीक है ना. वो पास हो रहे हैं. किस पे देखा उसने? एक स्क्रीन रखा था, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी थी, जिस पे उसने अल्फा पार्टिकल्स का वो फ्लोरेसेंस देखा था. उसको लगा मतलब ये पता लगता था कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के साथ टकरा रहे हैं. तो उसी बेसिस पे उसने ये बोला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो विदाउट हिंड्रेंस पास हो गए. उनको किसी ने रोका नहीं. ठीक है. ज़्यादातर पार्टिकल्स पास हो गए डायरेक्टली. ठीक है. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ एट अ नोटिसेबल एंगल. कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, जो एकदम विजिबल था कि ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है ना. कुछ अल्फा पार्टिकल्स एंड वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाउंसड बैक टू एट देयर ओरिजिनल पाथ. और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स जो है वो वापस आए. मतलब कि अगर वो इस डायरेक्शन में चल रहे थे तो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया. ठीक है. तो ये 3 जो थी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी. इन्हीं 3 ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे फिर उसने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया. तो फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स विदाउट हिंड्रेंस पास हो गए. बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हुई थ्रू सम एंगल्स. और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, मतलब कि अगर हम 1000 अल्फा पार्टिकल्स लेंगे उनमें से एक जो है वो वापस डिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है. सो दीज वर द मेन 3 ऑब्जर्वेशंस that was observed by Rutherford during his alpha scattering experiment. So उस बेसिस पे उसने अपना क्या दिया? मॉडल ऑफ एटम. और उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं चलिए देखते हैं. मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी. ओके. उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चले जाते हैं, कोई भी हिंड्रेंस नहीं होती. दैट मीन्स जहाँ से वो चल रहे हैं वो अल्फा पार्टिकल्स, वहाँ पे कुछ था नहीं उनको रोकने के लिए. दैट इज़ वाई वो सीधे निकल गए. जबकि बहुत ज़्यादा, अभी अब वो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था कि बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो विदाउट हिंड्रेंस पास हो गए. ठीक है. दैट मीन्स कि एटम में ज़्यादातर स्पेस जो है वो एम्प्टी है. क्या बोला रदरफोर्ड ने? कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो विदाउट हिंड्रेंस पास हो गए. दैट मीन्स कि एटम में ज़्यादातर स्पेस एम्प्टी है. ठीक है. दैट्स वाई वो विदाउट हिंड्रेंस पास हो गए. सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम. ठीक है. सो मोस्ट द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी. एटम का मोस्ट पार्ट जो है, ज़्यादातर पार्ट जो है वो एम्प्टी है. दैट इज़ वाई अल्फा पार्टिकल्स विदाउट हिंड्रेंस पास हो गए. सेकेंड, देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्जर सेंटर इन एटम. देखिए इसने ये क्या बोल रहा है. रदरफोर्ड ने बोला कि जो एटम है वहाँ पे बीच में पॉजिटिवली चार्जर्ड कुछ सेंटर है. वाई?
क्योंकि जो वेरी फ्यू डिफ्लेक्शन हुई, मैंने बोला एक वाला उसमें जो ऑब्जर्वेशन था दैट वाज कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक। 1000 में से एक जो है वो वापस चला जाता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वो अपनी पाथ जो है एकदम वापस रिट्रेस कर देता है, ठीक है। तो उस बेसिस पे उसने बोला कि दैट मीन्स अगर अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ठीक है, तो अगर उसके पाथ में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तभी तो वो वापस जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव में कभी अट्रैक्शन नहीं होगा, दैट इज़ वाई वो वापस चला गया। दैट मीन्स पॉजिटिव उसके रास्ते में कहीं आया है इसीलिए वो वापस चला गया, ठीक है। सो उस बेसिस पे उसने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, ठीक है, विच कंटेन्स नियरली द होल मास ऑफ द एटम, ठीक है। तो ये बोला गया कि जहाँ पे ये वापस डिफ्लेक्शन हुई उसी जगह पे ज़्यादातर एटम का मास है, एंड दैट सेंटर, दैट पॉजिटिवली चार्जड सेंटर वाज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। हायर क्लास में भी आपको ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़रूरत है इन टॉपिक्स की। ज़रूरत इन द सेंस कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आज से ही, सो दैट वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स जो है वो ईजी लगे, ठीक है। सो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। देखिए उसने दूसरा पोस्टलेट जो बोला कि पॉजिटिवली चार्जड कोई सेंटर है जहाँ पे वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, लेकिन उस न्यूक्लियस का जो साइज है वो वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, ठीक है। ये भी उसका एक पोस्टलेट है। क्यों छोटा है, कैसे पता चला छोटा है? देखिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हो गई, लेकिन 1000 में से सिर्फ एक ही वापस आया, दैट मीन्स कि एक या दो उससे टकराए, दैट मीन्स वो छोटा है बहुत पार्टिकल, इसीलिए एक बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक या दो डिफ्लेक्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। सो उसी बेसिस पे बोला गया कि न्यूक्लियस का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। देन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, और जो ये न्यूक्लियस है इसी के इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्कवर हुए ही थे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि जब वो अपना रदरफोर्ड जब अपना मॉडल पेश करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बात करनी है। तो उसने कहा कि जो उसने स्टडी की है उसके हिसाब से सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्जड मास है, ठीक है, जहाँ पे एटम का सारा मास जो है उधर ही है, न्यूक्लियस में ही है, और उसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल आपको लगा होगा आई होप कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या बोलता है। सिंपली वो बोलता है कि एक न्यूक्लियस है जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस है वहाँ पे, और वहाँ पे पूरा एटम का मास है, तो और क्या, इलेक्ट्रॉन उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आप आई होप आप लोगों को ये पोस्टलेट्स याद रहे होंगे। अब इसमें क्या खामियां रही, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल तो दिया उसने, लेकिन इसमें भी कुछ खामियां रही, तो देखते हैं क्या खामी रही। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से एटम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि स्टेबल नहीं माना जाता है। वाई? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होती है, सो इट्स नॉट ए स्टेबल स्ट्रक्चर, यहाँ स्टेबल मॉडल, ठीक है। सो बट ए चार्जर पार्टिकल इन एन एक्सेलरेटेड मोशन along a circular path would continuously undergo loss of energy and finally would fall into the nucleus, ठीक है। मैं इसी की आपको मीनिंग बोलती हूँ। क्या बोला उसने कि एक चार्जर पार्टिकल जो है जब वो मोशन में होता है वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा होता है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल वो इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जब वो रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी लॉस कर रहा है, दैट मीन्स वो एक टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो रिवॉल्व करते करते वो इधर गिर जाएगा न्यूक्लियस में, एंड होल एटम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एटम जो है दे एग्जिस्ट। अगर ऐसा होता कि एनर्जी लॉस होती इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाते तो सारा एटम जो है वो कोलैप्स हो जाता, तो हम बोलते हैं एटम जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एटम्स एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये कैसे हो रहा है,
ठीक है। सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से एटम का स्ट्रक्चर जो है, जो उसने मॉडल दिया, दैट वाज अनस्टेबल बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि कैसे ये फिर भी स्टेबल रह रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम जो है वो स्टेबल क्यों है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं उनमें अट्रैक्शन होती है, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि कैसे ये स्टेबल रहता है। Rutherford's model could not solve the problem of atomic mass of atom as it proposed only the existence of protons in the nucleus। देखिए, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो है उसने सिर्फ न्यूक्लियस में बोला कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो फिर जब मास को कैलकुलेट किया गया तो वो प्रोटॉन्स के मास के बराबर नहीं आया, उससे ज़्यादा आया। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन का लेंगे, ठीक है, कार्बन का मास जो है, प्रोटॉन्स जो है वो 6 प्रोटॉन्स है उसके न्यूक्लियस में। एटॉमिक नंबर जो है इसका 6 है, दैट मीन्स 6 प्रोटॉन्स होंगे। अभी जब इसका मास कैलकुलेट किया गया कार्बन का, सो इट वाज 12 एक्चुअली, ठीक है। तो जब ये 12 था कार्बन का मास, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि वहाँ पे 6 ही प्रोटॉन्स है। उसने बोला था कि यही प्रोटॉन्स जो है दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द मास ऑफ एटम। तो ये 6 प्रोटॉन्स का मास 6 है, 6 यूनिट्स है, बट एक्चुअली 12 यूनिट्स है। तो ये 12 यूनिट्स कहाँ से आया, रदरफोर्ड वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि उसने सिर्फ प्रोटॉन्स का जिक्र किया न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियस में और एक पार्टिकल भी होता है एंड दैट इज़ न्यूट्रॉन, बट रदरफोर्ड ने वो वाला पार्टिकल यहाँ पे बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। मॉडल ऑफ एटम उसने ठीक दिया था, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो उसकी इन खामियों को किसने दूर किया, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो किसने एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन किया बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने, ठीक है। तो नील्स बोहर जो है वो और एक साइंटिस्ट है जिसने फिर ये एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो बोहर केम अप विद दीज पोस्टुलेट्स टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्शंस रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के लिए रेज की गई थी, उनको फिर किसने एक्सप्लेन किया, बोहर ने एक्सप्लेन किया, बट मॉडल ऑफ एटम वही है जो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है वो एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाए, तो इसने कैसे एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। तो बोला जाता था कि कोई भी बॉडी जो है जब वो सर्कुलर मोशन में चलता रहता है वो कंटिन्यूसली रेडिएट करता रहता है एनर्जी, ठीक है। लेकिन नील्स बोहर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, दे डू नॉट एमिट एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, इसीलिए वो उसी पाथ पे चलते रहते हैं, ठीक है। दैट्स वाई दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सन है, सन के इर्द गिर्द अर्थ घूम रहा है, ठीक है। देखिए कभी भी अर्थ जो है वो अपना ऑर्बिट जो है वो चेंज नहीं करता है, वो अपने ऑर्बिट पे कंटिन्यूसली चलता है, क्योंकि उनमें भी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, जो उनका पाथ है वो पाथ चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बराबर रहती है, दे डू नॉट लूज़ एनर्जी। अगर वो एनर्जी लूज़ करते हैं, देखिए आप कैसे ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांध के रखिए उंगली पे, और जो एक स्ट्रिंग बांध के रखेंगे थ्रेड कोई, तो थ्रेड के टिप पे दूसरे साइड से कोई स्टोन या कोई थोड़ी सी थोड़ा हैवी चीज़ कोई रखना, एंड देन आप ऐसे से उसको घुमाते जाओ अपने हाथ पे। तो जब आप फास्ट घुमाते हो, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट अपने टिप पे बांधा था वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में ही घूमता है, बट आप जैसे ही अपने उंगली की स्पीड को डाउन करोगे, आप देखोगे वो खुद ब खुद इसके इर्द गिर्द चला जाएगा, वो इधर ही आ जाएगा उंगली के नज़दीक, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि वो एनर्जी उसने लूज़ की। अगर आप एनर्जी कंटिन्यूसली एक जैसी रखोगे तो वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रॉन, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है। सो ईच एनर्जी हैज़ ईच ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी एंड इज कॉल्ड एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। तो हर एक ऑर्बिट, क्योंकि एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के पास, तो वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, और उन ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट होती है।
So these orbits are also called as energy levels or energy shells. ठीक है, so energy level और energy shell का concept किसने दिया? नील्स बोर ने दिया. ठीक है. ओके, these orbits और energy level जो है they are designated as K, L, M and N shells. Okay, so when the electron is in the lowest energy level it is said to be in the ground state. जब वो lowest energy level में होता है उसको बोला जाता है कि ये ground state में है. ठीक है, जब उसके पास वो lowest energy level में होता है. फॉर एग्जाम्पल K जो है यहाँ पे पहला शेल है, सो इसकी एनर्जी जो है वो कम है एज कम्पेयर टू L. सो अगर इलेक्ट्रॉन K में होता है हम उसको बोलेंगे इट्स इन ग्राउंड लेवल. ठीक है. Then an electron emits or absorbs energy when it jumps from one orbit or energy level to another. Yes, जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है इसके इर्द गिर्द और ये दूसरा ऑर्बिट है फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा होता है वो एनर्जी ना लूज़ करता है ना गेन करता है. लेकिन अगर वो इस एनर्जी लेवल से इधर जंप करता है या इधर से इधर जंप करता है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उस टाइम पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. ठीक है, सो उस टाइम पे उस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है कि ये एक्साइटेड स्टेट में है. ठीक है, वो आपका हायर क्लास में पढ़ना है, इधर वो नहीं पढ़ना है. ठीक है, so when it jumps from higher level energy to lower level energy it emits energy. ठीक है, फिर से एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ. दिस इज़ फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस एंड दिस इज़ वन एनर्जी लेवल और ये दूसरी एनर्जी लेवल है. सो ये हायर है, अगर इसमें से ये लोअर लेवल की तरफ चला जाता है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन. लेकिन अगर ये एनर्जी यहाँ से जंप करता है टुवर्ड्स हायर एनर्जी उस टाइम पे ये क्या करता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, सो दिस इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड का भी यही मॉडल था बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन सम थिंग्स, जो फिर बोर ने एक्सप्लेन कर दी और उसका मॉडल जो है ये है जो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया भी है क्लास में. सो दिस इज़ द बोर्स मॉडल ऑफ एटम. दिस इज़ न्यूक्लियस. ठीक है, और ये है K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल या 1, 2, 3 एंड 4 शेल. ठीक है, तो ये चीज़ें उसने एक्सप्लेन कर दी नील्स बोर ने. तो आज जो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं एक्चुअली वो बोर्स मॉडल ऑफ एटम ही पढ़ते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अल्लाह हाफिज़.